चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बीजेपी ने जेएनजी से जुड़ने के लिए टीम बनाई, नितिन नवीन स्मृति तावड़े शामिल। कांग्रेस के पूरे वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। जी हां दोस्तों, बीजेपी जेएनजी यानी युवा वोटर से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल है। पार्टी इनके जरिए युवाओं की सोच, समस्या और उम्मीदों को समझने के लिए सीधा संवाद करेगी। वहीं दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में शनिवार को नितिन नवीन की अध्यक्षता में 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की बैठक हुई। इसमें वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। भाजपा ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की है। पार्टी ने कहा कि वंदे मातरम के सम्मान में राजनीतिक सुविधा या तुष्टिकरण के लिए समझौता नहीं होगा। भाजपा इसकी विरासत को देश भर में पहुंचाने के लिए अभियान चलाएगी। नितिन नवीन की नई टीम शनिवार को 7 बजे पीएम मोदी से भाजपा मुख्यालय में मुलाकात करेगी। टीम की घोषणा 17 अगस्त को हुई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी के पी मतलब पाकिस्तान बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले वो घबराए हैं इसलिए पी की परिभाषा बदल रहे हैं। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के पीडीए में पी को पाकिस्तान से जोड़ने वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एक रंगी सोच वाले लोग पीडीए की विविधता नहीं समझ सकते। उनके अनुसार सत्ता पक्ष घबराहट में पी की परिभाषा बदल रहा है और विरोध बढ़ने के साथ पीडीए मजबूत होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीडीए में पी से पाकिस्तान वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने की एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग, वो घबराए हुए हैं इसलिए पी की परिभाषा बदल रहे हैं। जितनी इनकी पीड़ा बढ़ेगी उतनी पीडीए मजबूत होगी। बल्कि पीडीए का असली मतलब है प्रेम, दया और अपनापन। भाजपा सत्ता के दुरुपयोग को अपना अधिकार समझती है। भ्रष्टाचार और सरकारी बजट की लूट भाजपा का मुख्य एजेंडा। पीडीए समाज पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। भाजपा सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर पे हुए चढ़ावा चोरी को गंभीरता से नहीं लिया। सरकार ने चढ़ावा चोरी में शामिल बड़े लोगों को बचाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के ही पास भाजपा के षड्यंत्र को विफल करने की ताकत है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। चीनी 70 रुपए प्रति किलोग्राम। खड़गे बोले एक ऐसा आत्मनिर्भर भारत, 3 महीने में 40% महंगी हुई। सरकार का बयान, इथेनॉल बनने से नहीं बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक पर सरकार से 3 सवाल किए। उन्होंने पूछा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल में झोंका जा रहा है। खड़गे ने सरकार से सवाल किए कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में चीनी का स्टॉक 9 साल से निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया। उन्होंने 10 लाख टन चीनी ड्यूटी की फ्री आयात करने की नौबत पर भी सवाल उठाए। देश के कई शहरों में चीनी की कीमत 70 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में इसके दाम करीब 40% यानी 19 रुपए प्रति किलो तक बढ़े हैं। कीमत कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख रोड शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी दी है। हालांकि सरकार ने शुक्रवार को चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए इथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इनकार किया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ताओं में झड़प, भाजपा का जबरन रजिस्ट्रेशन कराने का आरोप। कांग्रेस नेता का आज पुणे में प्रोग्राम। जी हां दोस्तों, पुणे में सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल कैंपस में शुक्रवार रात को एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। यह विवाद राहुल गांधी के शनिवार को होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले हुआ। घटना के बाद हॉस्टल में पुलिस तैनात की गई। एबीवीपी का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता छात्रों पर राहुल के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का दबाव डाल रहे थे। वहीं एनएसयूआई ने दावा किया कि कार्यक्रम से समर्थन में बोलने वाले 2 छात्र छात्राओं को एबीवीपी सदस्यों ने हॉस्टल में रोककर धमकाया। यहाँ एबीवीपी छात्र से मारपीट के मामले में 6 नामजद लोगों और करीब 50 से 60 एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया। राहुल आज पुणे में स्टूडेंट से बात करेंगे। इससे पहले उन्होंने कोटा में 17 जून, देहरादून में 17 जुलाई और प्रयागराज में 8 अगस्त के ये कार्यक्रम किया था। उन्होंने पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े मुद्दे उठाए थे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कैलाश वर्मा के साथ दिखे हमलावर, सीजीपी टीम पर हमले के बाद रांका का बड़ा दावा, पुलिस पर भी उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, सीजीपी राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने जयपुर में बगरू में टीम पर हुए हमले को सुनियोजित बताते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा कि स्कूलों की बदहाली के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर में बगरू विधानसभा क्षेत्र में सीजीपी टीम पर हुए हमले को लेकर सीजीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने गंभीर आरोप लगाए। रांका ने कहा कि कल हुई मारपीट और हिंसा के लिए बाहर से गुंडों को बुलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों की तस्वीर आज ट्वीट पर सार्वजनिक की गई और यही लोग घटना से एक रात पहले स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा
के साथ बैठे दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सुबह उड़दंग किया वे पिछली रात कैलाश वर्मा के साथ मौजूद थे। रांका ने कहा यह स्पष्ट रूप से सुनियोजित और समन्वित हमला था। पत्थरों के इस्तेमाल के तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमलावर की मंशा जान से मारने की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कल घटना स्थल पर पुलिस पूरी तरह नदारद थी। पुलिस से लगातार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब पूरा देश और दुनिया यह देखेगा कि राजस्थान पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करती है या नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत रूस संबंध, जयशंकर का 2 दिवसीय मॉस्को दौरा, रूसी समकक्ष लावरोव करेंगे मुलाकात, किन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर अगस्त के अंत में रूस पहुंचेंगे, जहां दोनों देशों के बीच आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा होगी। यात्रा के दौरान रूसी विदेशी मंत्री लावरोव के साथ उनकी बातचीत भी प्रस्तावित है। दोनों नेता द्विपक्षीय साझेदारी के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 और 24 अगस्त को रूस के आधिकारिक दौरे पर होंगे। इस दौरान IRIGC TEC 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे और अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात भी प्रस्तावित है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार विदेश मंत्री 23-24 अगस्त को रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंतरोव के निमंत्रण पर रूस के आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत पानी को हथियार, सिंधु समझौते पर सामने आया पाकिस्तान मंत्री का डर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि सिंधु जल संधि निलंबन के बाद भारत पानी को हथियार बना सकता है। इन्होंने दक्षिण एशिया में भारत के केंद्रीय भूमिका को अहम बताया है और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत को महत्वपूर्ण माना। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल ने हाल ही में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी है। पहला, भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखने यानी एवेंस में रखने के फैसले पर। दूसरा, दक्षिण एशिया के भारत की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति पर। उनके बयान क्षेत्रीय राजनीति और पानी के मुद्दे को फिर से चर्चा में लाए हैं। इकबाल ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अब इस खतरे का सामना कर रहा है। भारत जरूरत के समय पानी को रोककर उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 65 रुपए किलो हुई चीनी, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, देश में चीनी की कीमतों ने लगातार तेजी से आदमी की चिंता बढ़ा रखी है। कुछ बाजारों में चीनी का खुदरा भाव 65 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया है, जबकि देश में औसत खुदरा कीमत भी तेजी से बढ़ सकती है। बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना आयात शुल्क के भारत लाने की अनुमति दी है। करीब 1 दशक बाद भारत में चीनी आयात करने की जरूरत पड़ी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? क्या देश में चीनी की कमी है, मौसम जिम्मेदार है या फिर इथेनॉल उत्पादन में भी इसका कोई योगदान है? दरअसल चीनी की कीमतों में तेजी से बढ़ने की वजह घरेलू बाजार में उपलब्धता को लेकर बड़ा बवाल है। 15 अप्रैल 2026 तक देश में करीब 273.90 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस दौरान 541 चीनी मिलें संचालित थी और इन्हें करीब 2865 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पराई भी की। गन्ने से चीनी निकलने की औसत दर 9.56% रही। भारत में चीनी का उत्पादन मुख्य रूप से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक पर निर्भर है। 2025-26 के सीजन में महाराष्ट्र में करीब 89.90 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 65.60 लाख मीट्रिक टन और कर्नाटक में 41.70 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया। ये 3 राज्य मिलकर देश में कुल चीनी उत्पादन के करीब 87.48 लाख फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं। इसलिए इन राज्यों में बारिश, गन्ने की पैदावार और मिलों का प्रदर्शन पूरे देश की चीनी बाजार पर असर डालता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 20 दिन में चांदी हुई 32,000 महंगी, सोने की रफ्तार ने भी बढ़ाई टेंशन। जानिए अगस्त में कितना महंगा हुआ गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, अगस्त का महीना सोना और चांदी में निवेश करने वालों के लिए बेहद खास साबित हो रहा है। भारतीय बाजार में दोनों कीमती धातुओं में भाव लगातार ऊंचाई पर बने हुए हैं। भारतीय सराफा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की कीमतों में पंख लग गए। अगस्त महीने की शुरुआत में दोनों कीमती धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर की ओर बढ़ रहे हैं। महज 20 दिनों में MCX पर चांदी करीब 32,000 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो गई, जबकि सोने में करीब 20,000 प्रति 10 ग्राम का बड़ा उछाल आया है। 21 अगस्त को MCX पर सोने का वायदा भाव 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। वहीं 3 अगस्त को सोना करीब 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यानी महज 20 दिनों में कीमत में लगभग 20,000 की बढ़ोतरी हुई है। इस तेजी ने सोने के निवेशकों और खरीदारों दोनों का ध्यान खींचा है। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों के लिए सोना खरीदना पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। चांदी की कीमतों में तेजी और भी ज्यादा देखने को मिली। 21 अगस्त को MCX पर चांदी का वायदा भाव 2.46 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया। 3 अगस्त को यही करीब 2.14
लाख रुपए प्रति किलोग्राम था। इस तरह करीब 20 दिनों में चांदी 32,000 से ज्यादा महंगी हो गई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत श्रीलंका का दूसरा टेस्ट कल से है। गिल के पास 3000 रन 50 छक्के पूरे करने का मौका, सारांश जैन डेब्यू कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो के सिंह लीग स्पोर्ट क्लब में खेला जाएगा। गाल में पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। अब टीम की नजर दूसरी सीरीज में 2-0 से जीतने पर है। भारत ने आखिरी बार जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विदेशी जमीन पर टेस्ट सीरीज जीती थी। कप्तान शुभमन गिल के पास इस मैच में 2 रिकॉर्ड हासिल करने का मौका है। गिल के नाम अभी 2993 टेस्ट रन है। वह 7 रन बनाते ही 3000 रन पूरे कर लेंगे। इसके अलावा 47 टेस्ट छक्के लगा चुके हैं। 3 छक्के लगाते ही 50 छक्के पूरे हो जाएंगे। ओपनर यशस्वी जायसवाल भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में शतक लगाने के बाद उनकी पिछली 8 पारियों में सिर्फ 1 अर्धशतक आया है। गाल टेस्ट की दूसरी पारी में जायसवाल असिता फर्नांडो की शॉर्ट गेंद पर कट खेलने की कोशिश में विकेट के पीछे खींच हुए थे। कोलंबो में नेट्स में उन्होंने इस शॉट पर काफी काम किया। तेज गेंदबाज ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालकर उन्हें कट खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन जायसवाल ने कई गेंदें छोड़कर इसका जवाब दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी ब्रेकिंग न्यूज पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।